नमस्कार, आप देख रहे हैं नामधारी मीडिया इंडिया। मैं ईशा कौर। आज हम आए हैं हाई कोर्ट के एडवोकेट योगेंद्र चौहान जी के पास और उनसे जानते हैं प्रॉपर्टी रिलेटेड क्वेश्चन। सर, जैसे कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसमें एग्रीमेंट क्या है? देखिए, कोई भी अगर जो व्यक्ति प्रॉपर्टी सेल परचेस की जो हम ट्रांजैक्शंस करते हैं तो एग्रीमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एग्रीमेंट क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन द पार्टीज़ कि मान लीजिए ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि भी वो ए की प्रॉपर्टी बी परचेस करना चाहता है, तो जो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है उस एग्रीमेंट में आ जाती हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो इसलिए रोल प्ले करता है, मान लीजिए ए 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है बी से और बी भी एग्री करता है कि भी ठीक है, हम 50 लाख की प्रॉपर्टी आपको सेल आउट करेंगे और ये जो ड्यूरेशन है ये 3 महीने का रहेगा। लेकिन किसी कारणवश वो एक्सटेंड नहीं कर पाते हैं, 4 या 5 या 6 महीने हो जाते हैं, तो कल को जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं एग्रीमेंट के थ्रू वो कोर्ट में आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। इसलिए एग्रीमेंट बहुत ज़रूरी है। और जैसे अगर एक एग्रीमेंट करते हैं उसका उपयोग क्या है, मतलब एक क्या यूज़ क्या है उसका? देखिए, उसका यूज़ ये है, पहले तो हमें ये देखना है कि भी एग्रीमेंट जो हम कर रहे हैं उसकी बेसिकली उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है हमारे पास। तो सबसे पहले तो होना चाहिए कि भी एग्रीमेंट किन के बीच हो रहा है। देयर इज़ अ लॉ कि एग्रीमेंट जो होना चाहिए वो जुवेनाइल के बीच में नहीं कर सकते। हम 18 साल से कम उम्र के बच्चों के बीच में जो एग्रीमेंट होता है वो नल एंड वाइड है, कोर्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो पहली कंडीशन ये है कि भी जो एग्रीमेंट है वो 18 साल से अबव का होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन उसमें ये होती है, उसमें विटनेस होने चाहिए, एटलीस्ट 2 विटनेस ज़रूरी हैं। और जैसे रेंट एग्रीमेंट की जो एक टाइम पीरियड होता है वो क्या रहता है सर, मतलब? देखिए, रेंट एग्रीमेंट का कोई अगर जो हम एग्रीमेंट करते हैं तो वैसे तो देखा जाए 11 महीने का हम एग्रीमेंट करते हैं। 11 महीने का हम इसलिए करते हैं कि हम जो कोर्ट फी है, बेसिकली जो स्टैम्प ड्यूटी है, उसको बचाने के लिए। और दूसरा लॉ ये है कि अगर जो आपका एक एग्रीमेंट हुआ है 11 महीने का एग्रीमेंट आपको रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप एग्रीमेंट को 12 महीने या उससे ऊपर करते हैं तो उसमें रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी हो जाता है, जिसके लिए आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है। सर, एक क्वेश्चन और है हमारे दर्शकों की तरफ से कि वसीयत क्या है और क्यों ज़रूरी है, मतलब? देखिए, वसीयत बेसिकली एक इच्छा होती है और बेसिकली वसीयत तब एक्टिवेट होती है जब वो व्यक्ति जो विल कर रहा है वो इस दुनिया में नहीं रहता है। और एग्जाम्पल के तौर में आपके दर्शकों को समझाना चाहूँगा। मान लीजिए ए ने एक वसीयत करी अपनी किसी भी फैमिली मेम्बर्स के नाम या किसी को भी विल आप कर सकते हैं, और वो जो वसीयत है वो एक्टिव कब होती है? जब उसकी डेथ हो जाती है, उसके बाद वो एग्जीक्यूट हो जाती है। और इसकी ज़रूरत ये होती है कि बाई चांस कोई व्यक्ति एकदम ऑन बेड पर है और उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कहीं जाने का, तो वो अपनी वसीयत वहाँ पर बेड पर भी कर सकता है। और जैसे अनरजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड वसीयत है तो उसके लिए क्या मतलब होना चाहिए? देखिए, डिस्प्यूट ज़्यादातर आता है जब हम कोई डॉक्यूमेंट्स अनरजिस्टर्ड कर लेते हैं। ऐसे ही विल में भी डिस्प्यूट आता है कि भी अगर जो एक व्यक्ति ने विल कर दी है और मान लीजिए वो अनरजिस्टर्ड है और जो प्रॉपर्टी किसी भी उनके लीगल हायर्स को नहीं मिली है, मान लीजिए वो किसी अपने 4 लड़कों में से 2 लड़के को देना चाहता है, 2 को नहीं देना चाहता, तो वो जो बाकी जो 2 लड़के हैं जिनको प्रॉपर्टी नहीं मिली है वो कोर्ट में जा सकते हैं। वो ये कह सकते हैं ये जो विल है ये विल झूठी है और इसको गलत तरीके से बनाया गया है। यस, वो दावा कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है। लेकिन जब आप विल को रजिस्टर कर लेते हैं, उसमें रजिस्ट्रेशन में अब उसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है। विल की रिक्वायरमेंट, जब हम कोई भी विल रजिस्टर कर रहे हैं तो उसमें 2 विटनेस चाहिए होते हैं और एक होता है उसमें जो भी टेस्टर जो विल कर रहा है उसे हम टेस्टर बोलते हैं। वो जो विल कर रहा है 2 व्यक्तियों के सामने करेगा। कल को वो जो उनके और भी कोई रिलेटिव या उनके फैमिली मेम्बर्स ये कहते हैं ये जी विल झूठी है, तो एटलीस्ट जो 2 विटनेस हैं वो आके कोर्ट में गवाही दे सकते हैं ये जी विल सही है और ये हमारे सामने की गई है। और अगर जो रजिस्टर्ड विल है उसकी और ऑथेंटिसिटी, जैसे हम कहते हैं कि भी उसकी और ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है कि भी विल अगर जो रजिस्टर हुई है तो उसको चैलेंज करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। यस। और सर, जैसे विल का प्रोबोट क्या है? देखिए, विल और प्रोबोट वो होता है कि जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि भी विल एक रजिस्टर्ड होती है, एक अनरजिस्टर्ड होती है। अगर जो विल अनरजिस्टर्ड है तो उसको प्रोबेट करवाना पड़ता है कोर्ट में, मतलब उसको जस्ट लाइक रजिस्ट्रेशन हम करते हैं वैसे ही कोर्ट में उसको प्रूव करना पड़ता है। और उसमें जो भी लीगल हायर्स होते हैं उनको भी पार्टी बनाना पड़ता है। वो आके कोर्ट में गवाही देते हैं
कि भी जो विल है ये जेन्युइन है या नहीं है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि अगर जो विल रजिस्टर्ड नहीं है तो उसमें जो उनके घर वाले हैं वो ये कह सकते हैं जी विल जेन्युइन नहीं है। वही चीज़ वो प्रोबेट में आके बोलेंगे जेन्युइन है या नहीं है। अगर जो किसी ने कहा कि जी जेन्युइन नहीं है तो फिर उसको ये प्रूफ करना पड़ेगा ये जो विल है ये झूठी है और इसको जालसाजी के तहत बनाया गया है। ओके, और जैसे प्रॉपर्टी में सर साइन का क्या यूज़ रहता है, मतलब कितना ज़रूरी रहता है? साइन का हाँ जी, सिग्नेचर। अच्छा, सिग्नेचर की बात कर रहे हैं। देखिए प्रॉपर्टी में सिग्नेचर तो ऑब्वियस है, बिना सिग्नेचर के प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं होती है। और कोई व्यक्ति अगर जो सिग्नेचर नहीं कर सकता तो उसके थंब इम्प्रेशन जो है अंगूठे का यूज़ किया जाता है जी। और प्रॉपर्टी गिफ्टेड क्या है सर? देखिए जैसे ये एक तरीके से मोड ऑफ ट्रांसफ़र की प्रॉपर्टी में आ जाता है। जैसे हम प्रॉपर्टी सेल डीड करते हैं, गिफ्ट डीड करते हैं, और एक दो और चैनल होते हैं जैसे एक विल हो गया और आपका एक रिलिंक्विशमेंट डीड हो गया जिसे हम आरडी कहा जाता है। प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के जैसे मैंने मोड बताए हैं कि भी आप जैसे सेल डीड क्या है, आप कोई भी व्यक्ति आप किसी से परचेज़ करो या सेल करो वो सेल डीड की डेफिनेशन में आ जाता है कि भी हमने प्रॉपर्टी परचेज़ करी है, उसने प्रॉपर्टी बेची है, ये सेल डीड में आ गया। गिफ्ट में आता है कि गिफ्ट में आपको कुछ मिलता नहीं है। जैसे सेल डीड में आपको अमाउंट मिलता है कि आपने एक चीज़ बेची है और उसने खरीदी है और जिसने खरीदी है उसने उस प्रॉपर्टी का अमाउंट दिया है। लेकिन गिफ्ट में क्या होता है, गिफ्ट में अमाउंट नहीं आता। गिफ्ट क्योंकि हम मान लीजिए हम किसी को गिफ्ट देते हैं, हम कोई उससे पैसे थोड़ा लेते हैं। ऐसे उसमें है कि भी हमने उसको गिफ्ट किया है। तो आप मान लीजिए एक व्यक्ति ने उसकी प्रॉपर्टी है, उसने बी को गिफ्ट किया तो बी उसको पैसे नहीं देगा। ये फ़ायदा होता है गिफ्ट डीड का बस कि उसमें पैसे की ट्रांजैक्शन नहीं हो पाती। और अचानक से जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो फिर उसका प्रॉपर्टी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब बंटवारा कैसे होता है फिर सर? देखिए प्रॉपर्टी की बात आ गई तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पुट किया है। तो इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, एक होता है मूवेबल प्रॉपर्टी और एक होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि भी मूवेबल और इमूवेबल है क्या। मूवेबल वो चीज़ है जो मूवमेंट कर सकती है, जैसे आपका पैसा हो गया, सोना हो गया, ठीक है, बैंक में आपका अमाउंट है या लॉकर में कोई चीज़ पड़ी हुई है, ये मूवेबल आ गई। इमूवेबल प्रॉपर्टी वो है जो बिल्कुल अटैच्ड है, हमारी अर्थ से अटैच्ड है, जिसको हम मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है और उसके पास दोनों ही प्रॉपर्टीज़ हैं, मूवेबल और इमूवेबल, तो पहले हम लेते हैं कि भाई मूवेबल प्रॉपर्टी का कैसे वो करेगा। तो वो बैंक में उनको कोर्ट में एक सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना पड़ता है, उन्हें बैंक के मैनेजर को पार्टी बनाना पड़ता है, प्लस में उनके जो भी लीगल हायर्स हैं वो भी पार्टी बनते हैं। पार्टी इन द सेंस वो बेसिकली पेटिशनर बनते हैं। वो आके ये बताएंगे कि भी हाँ इस व्यक्ति की ऐसे डेथ हुई थी और इनका जो अमाउंट है वो इस बैंक में है। फिर बैंक के मैनेजर को समन करता है कोर्ट, फिर वो बैंक के मैनेजर आके वो अपना स्टेटस रिपोर्ट बताते हैं, हाँ जी ये व्यक्ति का अकाउंट इसमें था। और फिर मान लीजिए उनमें से 4 भाई हैं, 4 में से किसी एक को सक्सेशन सर्टिफिकेट अलॉट हो जाता है कि भी ठीक है वो उस प्रॉपर्टी को देख रेख कर सकता है। यही चीज़ आ जाती है लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में। जैसे ये मैंने जो आपको एग्जांपल भी बताया ये है आपका मूवेबल प्रॉपर्टी से लेकिन अगर जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है जैसे प्रॉपर्टी है उसके लिए आपको लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेना पड़ता है कोर्ट में जाके। और सर जैसे किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है जैसे, तो उसकी वाइफ को कैसे, मतलब प्रॉपर्टी का क्या हक कैसे मिल सकता है? देखिए पहले तो हमें देखना पड़ेगा भी जो प्रॉपर्टी है वो कैसी है, सेल्फ अर्न प्रॉपर्टी है उनके इन लॉज की या नहीं है, और एंसेस्टर प्रॉपर्टी है या नहीं है। तो इन सब बातों को देखते हुए फिर देखा जाएगा कि भी उसमें उस लड़की का राइट है या नहीं है। लेकिन अगर जो वो प्रॉपर्टी हस्बैंड की है तो उसमें आधा हिस्सा उसको जाएगा और आधा हिस्सा उसकी माँ को जाएगा, मतलब लड़के की माँ को जाएगा। अच्छा जी। और सर जैसे किसी की अचानक डेथ हो जाती है और उसका बैंक में अकाउंट है, उसका पैसा है, तो कानूनी तौर पे वो पैसा कौन ले सकता है, मतलब रिश्तेदार या जैसे बेटा हो, क्या क्या कर सकते हैं मतलब इसमें? सबसे पहले जैसे हमने जिक्र किया था विल के बारे में, विल में हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि भी मेरे जाने के बाद वो प्रॉपर्टी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ है वो कैसे उसको डिवाइड किया जाएगा। लेकिन जैसे आपने बताया कि किसी व्यक्ति ने विल नहीं करी और उसके प्रॉपर्टी में मान लीजिए उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं मूवेबल और इमूवेबल, और फिर उनको कोर्ट में आना पड़ेगा क्योंकि किसी को वो नहीं बनाया गया कि भी ये प्रॉपर्टी किसको जानी चाहिए। फिर उनको कोर्ट में आके दावा करना पड़ेगा कि भी ये जो प्रॉपर्टी है इक्वली डिवाइड, या तो देखिए वो फैमिली सेटलमेंट डीड बना ले कि भी ये प्रॉपर्टी हम इक्वली डिवाइड कर लेते हैं आपस में। अगर जो कोई डिस्प्यूट आता है तो फिर उन्हें कोर्ट का ही दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा न्याय के लिए।
सर एक वर्ड है आरडी, आरडी क्या है, मतलब थोड़ा विस्तार से बताइए इसके बारे में। देखिए आरडी का मतलब बेसिकली रिलिंक्विशमेंट डीड होता है और ये ज़्यादातर वहाँ यूज़ की जाती है जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसकी डेथ हो जाती है और उसने अपने विल नहीं करी है और उनके जो बच्चे हैं वो फिर क्या करते हैं, वो रजिस्ट्रार ऑफिस में जाते हैं और फिर किसी भी एक व्यक्ति के नाम वो प्रॉपर्टी कर दी जाती है। ये इजीएस्ट मेथड होता है। अगर जो बाई चांस किसी ने विल नहीं करी है, विल की हुई है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको जैसे कहा कि विल है तो अगर जो अनरजिस्टर्ड विल है तो आप प्रोबेट में जाएंगे और रजिस्टर्ड विल है तो फिर तो कोई ज़रूरत ही नहीं है उसको प्रोबेट में जाने की। आरडी में ये हो जाता है कि भी मान लीजिए फादर की प्रॉपर्टी है और फादर की डेथ के बाद ये जो प्रॉपर्टी है ये ऑटोमेटिकली उनके लीगल हाइज में चली जाती है। जैसे उनकी बहन है, उनके भाई हैं, उन्हीं को जाएगी, ठीक है। अब उसमें क्या हो जाता है कि भी वो चाहते हैं ये प्रॉपर्टी किसी को बेचना, तो वो बेचेंगे कैसे, क्योंकि जो लीगल हायर्स है उनकी भी तो कंसेंट चाहिए होगी। तो इसमें आरडी हो जाती है। आरडी से क्या होता है, एक व्यक्ति को हम वो राइट दे देते हैं, अपना इंडिविजुअल राइट। हर एक व्यक्ति जो बाकी के हैं वो इंडिविजुअल राइट उसको रिलिंक्विश कर देते हैं, मतलब अपना राइट छोड़ देते हैं और फिर वो राइट है वो उसको चला जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। तो दैट मीन्स दैट पर्सन विल बिकम द ऑनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद वो चाहे किसी को बेचे ना बेचे या उन्होंने वो पैसा ले नहीं ले, वो उनका आपस का मामला है। सर जैसे कि एक फादर की प्रॉपर्टी है, उसकी 3 बेटियां हैं, 3 बेटे हैं और बेटियों की शादी हो गई है, तो आजकल तो बराबर का मतलब प्रॉपर्टी पे हक रहता है लड़कियों का भी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। चाहे कितने बच्चे हों, वो जो एक प्रॉपर्टी है वो इक्वली डिवाइड होती है, लेकिन उसमें एक्सेप्शन है। अगर फादर ने विल की हुई है तो जो प्रॉपर्टी जो डिवाइड होगी वो विल के अकॉर्डिंग ही होगी। अगर जो विल नहीं है और उन व्यक्ति की डेथ हो गई है विदाउट गिविंग एनी विल और ट्रांसफ़र और गिफ्ट डीड, तो जो उनका जो प्रॉपर्टी है वो इक्वली डिवाइड होगी बच्चों के बीच में। पहले होता था कि भी लड़के को मिलता था, लेकिन अब नहीं है, अब इक्वली मिलता है। और इसका कोई टाइम पीरियड रहता है कि कितना टाइम लगता है, जैसे अगर कोई करे? देखिए जैसे मैंने एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि भी एक परिवार में 3 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं और जैसे आपने भी कहा उनमें से केवल 4 लोग हैं वो एग्री कर रहे हैं, 2 एग्री नहीं कर रहे हैं, 2 कहते जी हमें नहीं देना। तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए फिर हमें कोर्ट में जाना पड़ेगा और कोर्ट में पार्टीशन सूट फाइल करनी पड़ेगी। जी, जैसे कि आपने देखा कि आज हमने प्रॉपर्टी के बारे में बहुत सी जानकारी मिली। अगर आपको भी कुछ जानना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मेल कर सकते हैं। देखते रहिए नामधारी मीडिया इंडिया। मैं ईशा कौर।